Okay, so today we'll start a new chapter, and that is chemical effects of electric current. Chemical effects of electric current. ठीक है, देखो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके हम उनके थ्रू कैसे केमिकल रिएक्शंस करवा सकते हैं। यानी केमिकल इफेक्ट्स का मतलब वही है कि वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उससे हम कैसे केमिकल रिएक्शन करवाएं जिससे कि वो हम अपनी जरूरत की चीजों में उसको यूज कर सके। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि जो केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, सेल। पॉइंट समझ में आया? तो जाहिर सी बात है वो जो सेल है उसमें केमिकल एनर्जी है, जो कि जब आप टॉय में, किसी खिलौने में या रिमोट में जब लगाते हो तो वो करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वो वहां पे क्या हो गया, वो जो एनर्जी है वो केमिकल फॉर्म में वो वहां पे स्टोर्ड है। तो इसी तरीके से जब हम करंट को यूज करें तो फिर हम उस करंट से केमिकल रिएक्शंस कैसे करवा सकते हैं, उसका केमिकल इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो दुनिया है ये एनर्जीज से घिरी हुई है। देयर आर लॉट ऑफ एनर्जीज। हमने लाइट को पढ़ा, हमने साउंड को पढ़ा, सब एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी, कोई चीज मूव कर रही है तो उसके पास एनर्जी है, कोई चीज स्टिल है, रेस्ट में है, तब भी उसके पास एनर्जी है। जैसे आपके सामने फैन टंगा हुआ है, इसके पास एनर्जी है, हालांकि चल नहीं रहा है, अभी सर्दी चल रही है, लेकिन इसके पास क्या है? एनर्जी है। मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास एनर्जी है। मैं हाथ को हिला रहा हूं, ये जो है एनर्जी इसके पास है, तभी ये जो है मूव कर पा रहा है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इस पेन को ग्रैप्स किया हुआ है, एक मस्कुलर फोर्स से ग्रैप्स किया हुआ। ठीक है, तो इसके पास एक अपनी एनर्जी है, मींस कि वी हैव एनर्जीज आसपास जो है, वी हैव द एनर्जीज इन द सराउंडिंग्स, और वो एनर्जीज को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, और ह्यूमन जो होता है वो अपने यूजेज में उसको लाता है। ह्यूमंस क्या करता है? वो अपने यूजेज में उसको लाता है। ठीक है, ओके। तो अगर यूजेज की हम बात करें तो उन्हीं में से एक ये है, क्लियर? यानी केमिकल इफेक्ट जो प्रोड्यूस करेगा करंट, जो कि हम यूज करेंगे रिफाइनिंग करने में, प्लेटिंग करने में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करने में, सेल्स बनाने में, ब्रेकडाउन्स करने में, मींस तरह तरह चीजों में करंट को यूज करके हम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी केमिकल रिएक्शंस कराते हैं। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स को हमें समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और कुछ टर्म्स को, जो कॉमनली यूज्ड टर्म्स होते हैं, जो यूज करते हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले होता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि जब डिसॉल्व हो या मोल्टन फॉर्म में हो तो वो आयंस दे। मींस अ सब्सटेंस which gives which gives ions in molten state, यानी जब उसको पिघलाया जाए तो वो आयंस दे, और डिसॉल्व स्टेट, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। आपका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर अभी तक आया नहीं है मुनाफ, उसको बनाना है, अभी तक आया नहीं है वो असाइनमेंट कंप्लीट होके। प्रैक्टिस करो, बनाओ और सबमिट करो। हाँ, ठीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब यहां पे एक चीज हमें पता चली आयंस के बारे में। आयंस, ठीक है, आयंस किसको कहते हैं? देखो ये जो आयंस होते हैं, अगर मैं आपके लेवल पे बात करूं और एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करूं,
तो आयंस जो बेसिकली होते हैं ये चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं, मतलब कि जिनके ऊपर चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो चार्ज आप ये कह सकते हैं कि एटम्स, जो चार्ज एटम्स होते हैं वो आयंस होते हैं। मींस अगर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम कहते हैं कैट आयन। क्या बोलते हैं? कैट आयन। और अगर उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है तो उसको हम बोलते हैं एन आयन। कैटायन का एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, Na+। अब देखो ये सोडियम है, Na सिंबल है सोडियम का, तो सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये आयन कहलाएगा। अगर सिंपल मैंने इसको ऐसे लिखा होता Na तो ये एटम कहलाता। ठीक है, इसी तरीके से एनाइन का मैं एग्जांपल दूं, क्लोरीन Cl-, यानी क्लोरीन एक एलिमेंट है, और जब उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं क्लोरीन का आयन। यानी ये एक एनाइन है और ये एक कैटायन है। मतलब कैटायन उसको कहते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और एनाइन उसको कहते हैं जिसके जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखो, अगर कोई सब्सटेंस है जो पिघलने पे आयंस दे या फिर घोले जाने पे आयंस दे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सॉल्ट। ठीक है, टेबल सॉल्ट, बेसिकली टेबल जो घर पे होता है हमारे, टेबल सॉल्ट, नमक, वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। इसका फॉर्मूला होता है NaCl। तो ये सब्सटेंस है। अब देखो, जैसे ही आपने इस सोडियम क्लोराइड को पानी में मिलाया तो ये सोडियम क्लोराइड किसका बना हुआ है? सोडियम क्लोराइड देखो सोडियम और क्लोरीन का बना हुआ है। तो क्या ये इलेक्ट्रोलाइट है? तो इलेक्ट्रोलाइट बोले जाने के लिए कंडीशन क्या चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयंस प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही ये सोडियम क्लोराइड को आप घोलते हो या फिर हीट करते हो, पिघलाते हो, तो क्या होगा कि जो सॉल्यूशन होगा उसमें Na+Cl-, Na+Cl-, मतलब कि ये जो सोडियम क्लोराइड है एक सब्सटेंस है, घर में नमक है, तो जब उस नमक को तुम पानी में डालोगे और डिसॉल्व करोगे तो एकदम एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा होगा? वो क्या प्रोड्यूस करेगा? आयन। तो अगर आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। पॉइंट समझ में आया? उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया? मींस जो डिसॉल्व होने पे या पिघलने पे आयंस प्रोड्यूस करे, चार्ज स्पीशीज प्रोड्यूस करे, चार्ज एटम्स प्रोड्यूस करे, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ऐसे सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। मतलब यहां पे NaCl क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। और ये यहां तक पॉइंट समझ में आया? इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या किया? नमक को, यानी एक इलेक्ट्रोलाइट को पानी में मिला दिया। नमक को क्या किया? पानी में मिला दिया। तो हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया कि नहीं तैयार किया? यस और नो? यानी हमने नमक को पानी में मिला दिया तो सॉल्यूशन तैयार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो अब यहां पे वही चीज है, नमक को पानी में मिलाना, मतलब हमने यहां पे एक इलेक्ट्रोलाइट को इस पानी में मिला दिया। तो ये जो सॉल्यूशन तैयार होगा इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? यानी वो सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है, मींस द सॉल्यूशन which is prepared, the solution which is prepared, the solution which is prepared by dissolving an electrolyte is called electrolytic
solution. Electrolytic solution. Okay, so यहां पे क्या होगा? The solution which is prepared by dissolving an electrolyte is called electrolytic solution. उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, जैसे नमक. तो इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? वो सब्सटेंस जो आयंस प्रोड्यूस करे, चार्ज स्पीशीज प्रोड्यूस करे पिघलने पे या फिर डिसॉल्व होने पे. तो जब वो सोल्यूशन कोई प्रोड्यूस करेगा तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. जैसे एग्जांपल, तो मैंने आपको सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल दिया ही है. इसके अलावा और क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? तो बहुत सारे होते हैं. आप कुछ यहां पे याद कर सकते हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड क्या एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है. इसी तरीके से आप लिख सकते हो एसिड, यानी जो आपके एसिड्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड में आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, ये याद रखिएगा. इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl. ये भी जो एसिड हो, जैसे मैंने आपको बताया जो एसिड है वो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा. इसी तरह बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है, यानी वो क्या होगा? दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो हमने यहां पे पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट. हम क्यों पढ़ रहे हैं आगे आपको समझ में आएगा. क्यों? क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए एक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए क्या जरूरी होता है? आयंस जरूरी होते हैं. अगर उस सॉल्यूशन में आयंस नहीं होंगे तो फिर वो सॉल्यूशन करंट कंडक्ट नहीं करेगा. पॉइंट समझ में आया? मतलब अगर उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो फिर वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. तो यहां से एक पॉइंट समझ में आया कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है या जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो मोल्टेन फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बिजली को ट्रेवल करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट चाहिए. पॉइंट समझ में आया? धीरे धीरे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी. तो क्या मतलब हुआ? अगर कोई कंडक्ट नहीं कर रहा है तो उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? तो उस सब्सटेंस को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? अ सब्सटेंस which do not conduct electricity, a substance which do not conduct electricity is called a non-electrolyte. It's called non-electrolyte. यानी वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कर सके या आयंस प्रोड्यूस ना करे उसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट करेंगे. हम ये भी कह सकते हैं अ सब्सटेंस, सेकेंड डेफिनेशन, क्योंकि ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाला तो आ जाएगा इंसुलेटर, इसलिए कंफ्यूज हो सकते हो. हम यहां पे स्पेसिफिकली आयंस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, तो ये ज्यादा एप्रोप्रिएट डेफिनेशन होगी. अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट produces ions in molten state or dissolved state is called non-electrolyte. Is called non-electrolyte. ठीक है, ऐसा सब्सटेंस, दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, क्योंकि यहां पे ये वाली जो डेफिनेशन है ना हम इंसुलेटर में ज्यादा अच्छे से समझते हैं. तो बेसिकली नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये बेस्ट डेफिनेशन होगी कि जो आयंस प्रोड्यूस ना करे. ठीक है,
मोल्टेन स्टेट में या डिसॉल्व स्टेट में वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर, शक्कर, अगर सिर्फ शक्कर आप ले रहे हो तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब जब आप शक्कर को घोलते हो पानी में तो वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करता जैसे नमक करता है, ठीक है। तो शुगर हो गया, ठीक है। इसी तरह यूरिया हो गया, इसी तरह बेंजीन हो गया, इसी तरह ईथर हो गया, इसी तरह अल्कोहल हो गया, एक्सेट्रा। ये वो सब्सटेंस है जो डिसॉल्व होने पे आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो अब ये बताओ, क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि आयंस प्रोड्यूस नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? यस, वेरी गुड। तो इसका मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके देखो, देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं साइंस की। मतलब अगर हमने नमक और पानी मिलाया हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पर कि अभी जब कंडक्टर इंसुलेटर की बात करेंगे तो वहां पे हमें ये पता चलेगा प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट घर पे नहीं करना है, क्योंकि प्योर वाटर जो हम बोलते हैं प्योर, वो साइंटिफिकली प्योर की बात करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में गंदगी भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो वहां पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, मतलब कि अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट में शुगर एकदम प्योर, सिर्फ शुगर हो उसमें, और वाटर एकदम प्योर, जब आप मिक्स करोगे तो फिर तार जोड़ोगे, सेल लगाओगे, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, ठीक है। दैट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स सी दिस। Okay, it's taking a time. Let's wait for it. Let's pause the video for a second. ओके, अब देखो यहां पे हमने क्या किया, थोड़ा सा सॉल्ट डाला। लेट्स सी। हमने ये सॉल्ट छिड़का इसके ऊपर, सबको सॉल्ट गया। अब देखो सबसे पहले देखो, मैं सॉल्ट को हटा दे रहा हूं। अब मुझे चेक करना है कंडक्टिविटी, बहुत ध्यान से समझना, ये एकदम प्योर वाटर है। तो देखो जैसे ही हमने इसको लगाया, माइनस प्लस लगाओ, ये क्या इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये सारी चीज हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो क्या बल्ब जला? नहीं, क्योंकि करंट नहीं है। अब देखो, अब मैंने इसको हटा लिया, ठीक है। अब मैंने सॉल्ट थोड़ा सा डाला, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब ये मैंने सॉल्ट सोल्यूशन तैयार कर दिया, ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन तैयार कर दिया। अब देखो, अब मैं देखूंगा यहाँ पे कंडक्टिविटी, देखो यहाँ पे बल्ब जल गया, दिख रहा है? देखो बल्ब ग्लो कर गया, देखो जब हटा रहे थे, अब देखो जैसे ही लगाया बल्ब यहाँ पे ग्लो कर गया। यस और नो? क्यों ग्लो कर रहा है? क्योंकि वो नमक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही उसके सोल्यूशन फॉर्म में आया, चार्जेस निकले, आयंस निकले, और वो चार्ज जो है, वो आयंस जो है, वो करंट को कैरी करते हैं, करंट को ले जाते हैं, ठीक है। इस वजह से बल्ब जला। पॉइंट समझ में आया? बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं,
अब नमक की जगह जैसे हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, मैं शुगर डाल देता हूं। अब मैंने शुगर डाल दिया, और थोड़ी शुगर डाल देता हूं, मैंने शुगर डाल दिया। अब ये शुगर सोल्यूशन बन गया। अब जब मैं कंडक्टिविटी चेक करूंगा, देखो अब बल्ब नहीं जला। क्यों? क्योंकि शुगर जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कि वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करता। तो जब आयंस है ही नहीं, तो चार्ज कैसे, करंट कैसे कैरी होगा? नहीं हो सकता। तो इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज कंडक्टर। कंडक्टर, अब देखो कंडक्टर किसको कहते हैं? द मटीरियल विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू। मतलब वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेगा फ्लो करने के लिए, अपने थ्रू पास होने देगा इलेक्ट्रिसिटी को, वो कंडक्टर कहलाता है। सो द मटेरियल which allows the electricity which allows the electricity to flow through is called conductor, is called conductor। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जितने मेटल्स होते हैं वो सब कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर, जितने मेटल्स होंगे वो सब कंडक्टर होंगे। कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे मेटल्स की हम बात करें, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, पॉइंट समझ में, एक्सेट्रा, मेटल्स की। कुछ नॉन मेटल्स हैं, हालांकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स हैं जो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, जैसे ग्रेफाइट। ये एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, इसी तरह कंडक्टर की हम बात करें तो फिर जैसे मिसाल के तौर पर कि वेट वुड, गीली लकड़ी, हालांकि वुड इंसुलेटर होता है, लेकिन वही जब लकड़ी गीली होगी तो वो कंडक्टर का काम करेगा बेसिकली। क्यों? क्योंकि वो जो लकड़ी है, पानी, तो पानी में अगर आप गौर करोगे तो उस लकड़ी पे क्या होगा? सॉल्ट्स होंगे। पानी में क्या होंगे? सॉल्ट्स होंगे जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे। जहां इलेक्ट्रोलाइट मिला वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। जहां इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिल पाएगा, या फिर चार्जेस या आयंस नहीं मिल पाएंगे, तो वो क्या होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर किसको कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं द मटीरियल which does not allow the material which does not allow the material which does not allow the electric current to pass through, electric current to pass through, are called insulator, या is called insulator। ठीक है, is called insulator। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्योर वाटर, देखो प्योर वाटर, एकदम प्योर, सिर्फ वाटर, उसके अंदर कुछ नहीं, प्योर वाटर एंड नथिंग एल्स। देखो मैंने यहां से शुगर वुगर सब हटा ली, ठीक है। अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ वाटर है, प्योर वाटर। तो देखो कुछ नहीं है, ना सॉल्ट है, ना शुगर है, नथिंग एल्स, ओनली एंड ओनली वाटर। तो देखो जैसे ही मैंने इसको यहां पे कंडक्टिविटी के लगाया, बल्ब नहीं जल रहा है। तो इससे ये पता चला कि प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, प्योर वाटर इंसुलेटर होता है।
प्योर वाटर का मतलब क्या? ओनली वाटर। और प्योर वाटर हमने ये जो आरओ का वाटर आता है ना, हम जनरली उसको प्योर बोलते हैं, हालांकि उसमें आयंस होते हैं, वो पीने लायक हम प्योर बोलते हैं, नॉट साइंटिफिकली प्योर। साइंटिफिकली प्योर का मतलब ये होता है जो एक ही तरह की चीज की बना हो, बस उसमें और चीज मिक्सअप ना हो, उसको हम कहते हैं साइंटिफिकली प्योर। तो ये जो प्योर वाटर है ये साइंटिफिकली प्योर है, और ये हम कंज्यूम नहीं करते, हम इसको नहीं पीते, ये पॉइजन, मतलब कि ये डेथ कॉज कर सकता है। समझ में आया? प्योर वाटर कौन सा होता है? डिस्टिल्ड वाटर बेसिकली। तो जो आरओ का पानी है वो प्योर पीने के सेंस में है, वो प्योर क्या है? पीने के सेंस में, ठीक है। इसीलिए आरओ का वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर आयंस होते हैं, क्योंकि आरओ का जो वाटर उसमें आलतू फालतू चीजें, जर्म्स एंड ये सारी चीजें हटा दी जाती है। इसी तरह बारिश का पानी होगा, उसमें भी करंट लगेगा, क्यों? क्योंकि बारिश के पानी में पानी के साथ साथ आयंस होते हैं, रिवर एंड ऑल। तो ये जो प्योर वाटर है ये साइंटिफिकली प्योर वाटर की बात हो रही है, और वो कैसा होता है? इंसुलेटर। और अभी हमने वर्चुअल लैब से भी देखा कि अगर सिर्फ पानी है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब कि कोई भी उसके अंदर आयन, कोई भी सॉल्ट, कोई भी चीज ना मिले हो, ओनली एंड ओनली वाटर। तो जैसे मछलियां जिस पानी में रहती है ना, वो प्योर वाटर साइंटिफिकली प्योर नहीं होता, उसमें आयंस होते हैं, उसमें गैसेस होते हैं, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो प्योर वाटर मतलब साइंटिफिकली प्योर, ये क्या होता है? इंसुलेटर होता है। वहीं समझ में आए? प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स, रबर, ये सब इंसुलेटर होता है। ड्राई पीस ऑफ क्लॉथ, वही अगर कपड़ा गीला होगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगी, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होगा? अब जैसे मिसाल के तौर पर आपका क्वेश्चन हो कि सर यहां पे ये सेटअप है, ठीक है, अब ये प्योर वाटर है, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है, क्या हम हाथ इसमें डालेंगे तो करंट लगेगा? तो मेरा आंसर होगा यस, लग सकता है, क्योंकि जब हम हाथ को डाल रहे हैं उसके अंदर, तो हमारे हाथ में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, अभी जो हमें नहीं दिख रहे। हमारा हाथ एकदम साफ हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जब हम हाथ डालेंगे तो अगर जरा सी भी गंदगी या कोई सॉल्ट हमारे हाथ से गया, तो डिपेंडिंग ऑन कि कितने आयंस हैं, करंट ज्यादा या कम लग सकता है। पॉइंट समझ में आया? तो इसीलिए कह रहा हूं, घर पे ट्राई बिल्कुल नहीं करना है, और जो बच्चे इस लेक्चर को देखें उनको तो जरूर नहीं करना है। ये लैब्स में अंडर सुपरविजन ये सारी चीजें कंडक्ट की जाती हैं, वहां जाके हाथ नहीं लगा देना है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। इसी तरह ड्राई वुड, ये भी क्या काम करेगा? इंसुलेटर का काम करेगा। ग्लास, ग्लास भी आपका क्या है? इंसुलेटर का काम करेगा। पॉइंट समझ में आया? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर? प्योर वाटर समझ में आया? प्योर वाटर किसको बोला जा रहा है? आरओ वाटर नहीं है। आरओ जो वाटर प्योर बोलते हैं वो हम पीने वाला प्योर बोलते हैं, ठीक है। यहां पे जो डिस्टिल्ड वाटर है ये साइंटिफिकली प्योर। जैसे अगर हम मिल्क की बात करें, तो अगर ये पीने लायक है तो हम बोल सकते हैं इसको प्योर मिल्क, लेकिन साइंटिफिकली ये प्योर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर, सब कुछ मिक्स होता है, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब मिक्स होता है। इसलिए मिल्क जो है, पीने वाला मिल्क भी जो है वो साइंटिफिकली प्योर नहीं है। हाँ, अगर पीने लायक है तो उसके सेंस में हम इसको प्योर बोल सकते हैं। साइंटिफिकली प्योर क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये तरह तरह की चीजों का मिल का बना है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो यहां पे दो टर्म है, एक टर्म है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन मतलब टूटना, लाइसिस।
तो जहां भी लाइसिस टर्म आए मतलब वहां टूटने की बात हो रही है, ब्रेकडाउन की बात हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है कि करंट की प्रेजेंस में टूट रहा है कुछ, यानी ब्रेकडाउन हो रहा है। तो इसीलिए इसको जब डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग of an electrolyte with the help of electricity, मतलब करंट की प्रेजेंस में हम कुछ तोड़ रहे हैं, क्या इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट कर रहा है, टूट रहा है करंट की प्रेजेंस में, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो टूटेगा, ठीक है, जो टूटेगा उसका वो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। So the process of splitting of an electrolyte, ठीक है, with the help of electricity, is called electrolysis। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो यहां पे द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट और अ सब्सटेंस भी हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यही है केमिकल इफेक्ट, यानी कि करंट को यूज करके हम केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस चला रहे हैं करंट को यूज करके। तो उसी में वन इज द टाइप इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस किसको कहते हैं, ब्रेकडाउन को कहते हैं, जो कि करंट की प्रेजेंस में हो रहा है। जैसे इसी तरह मिलते जुलते टर्म्स होते हैं, क्योंकि मुझे कुछ चीजें और भी समझानी है। जैसे मैंने लिखा है यहां पे फोटोलाइसिस। अब देखो, फोटो मतलब होता है लाइट को यहां पे डिनोट किया जाता है, लाइट, और लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो देखो ये कैसा रिएक्शन होगा, यहां ये पढ़ाने वाला नहीं हूं, यहां पे इस टर्म को समझाने के लिए मैंने ये टर्म यूज किया। फोटोलाइसिस मतलब लाइट, तो यहां पे ब्रेकडाउन हो रहा है, किसको यूज करके, ब्रेकडाउन किया जा रहा है, मींस लाइट को यूज करके ब्रेकडाउन किया जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या हो गया कि करंट को यूज करके ब्रेकडाउन किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ये टर्म समझ में आ गया। यस और नो? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। यहां पे आज अभी हम टर्म्स पढ़ रहे हैं ताकि जब आगे यूज करें तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सको। इलेक्ट्रोड्स, अब देखो यहां पे जब हमने इसको स्टडी किया था कंडक्टिविटी, तो देखो यहां पे सॉल्यूशन था और यहां पे बल्ब लगा हुआ है, ये सेल है जो करंट प्रोड्यूस करेगा। तो देखो इस करंट को सॉल्यूशन में जाने के लिए, और करंट को, क्योंकि सर्किट पूरी होनी चाहिए ना, मान लो अगर यहां पे आपने सेल लिया, मान लो ये सेल लिया, यहां से तार जोड़ दिया, यहां पे बल्ब लगा दिया, और फिर तार लाके यहां से जोड़ा नहीं, तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। मतलब कि सर्किट पूरी होनी चाहिए, कनेक्ट, कहीं भी ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अगर सॉल्यूशन में हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है, तो देखो सेल से करंट निकलेगा, तो करंट को सॉल्यूशन तक जाने के लिए कुछ चाहिए ना, मीडियम, कोई चाहिए ना, तार या कुछ। और फिर सर्किट पूरी होने के लिए इस सॉल्यूशन से कुछ चाहिए ताकि वो करंट को बल्ब तक पहुंचाए, और बल्ब कनेक्टेड होगा सेल तक। तो ये सर्किट कैसे, अगर मान लो मैंने यहां पे हटाया, जैसे मैंने सॉल्ट लिया, देखो अच्छे से, यहां पे मैंने सॉल्ट डाला, देखो जैसे ही ये सॉल्ट इसमें मिलेगा बल्ब जल जाएगा। ठीक है, धीरे जला, क्योंकि नमक कम मिलाया है। और जैसे ही अब और सॉल्ट डालूंगा बल्ब और तेज हो जाएगा, देखो जल गया। ठीक है, बल्ब ग्लो कर गया। अब देखो मैंने इसको यहां से निकाला, ये जैसे ही निकाल लिया सॉल्यूशन से, क्या बल्ब जल रहा है?
देखो क्या बल्ब जल रहा है? नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि यहां पे सर्किट ब्रेक कर गया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको उठाया, देखो जैसे ही मैंने सोल्यूशन से कनेक्ट किया, देखो जल गया। दिख रहा है? जैसे ही हटाया, देखो बल्ब ऑफ हो गया। जैसे ही इसको कनेक्ट किया, जल गया। क्यों जल गया? सर्किट कंप्लीट हो रही है। तो सर्किट कैसे कंप्लीट हो रही है इसको समझना है, क्योंकि यहां पे सेल है, सेल से तार जा रहा है, और ये तार जो है ये एक प्लेट से कनेक्टेड है जो करंट को सोल्यूशन तक पहुंचा रहा है। इस सॉल्यूशन से फिर करंट निकल के इस प्लेट के थ्रू, जो कि ग्रीन कलर से शोन है, ये बल्ब तक जा रहा है, और बल्ब से तार कनेक्टेड है बैटरी तक, क्योंकि असल में तो ये सेल है जो सोर्स ऑफ करंट है। तो करंट को सर्किट चाहिए ना कंप्लीट बल्ब को ग्रो करने के लिए। ठीक है? तो ये जो आपके मटेरियल होते हैं या मेटल्स होते हैं या वायर होते हैं या रॉड होते हैं, जिसके थ्रू सॉल्यूशन में करंट जाता है और जिसके थ्रू सॉल्यूशन से करंट निकलता है। पॉइंट समझ में आया? तो उन प्लेट्स को, उन वायर को, उन रॉड को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। जैसे यहां पे ये ऑरेंज प्लेट और ग्रीन प्लेट इलेक्ट्रोड का काम कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि वो क्या करेंगे, सर्किट, क्योंकि करंट सॉल्यूशन तक जाएगा, फिर सॉल्यूशन से निकल के यहां तक आना है, कंप्लीट होना है, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है? तो ये जो आपके वायर या रॉड या प्लेट्स जो करंट को सॉल्यूशन तक ले जाते हैं और सॉल्यूशन से फिर वापस जो है सोर्स ऑफ करंट तक लाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ठीक है? तो इलेक्ट्रोड्स को अगर हम डिफाइन करें, अ मेटेलिक वायर और रॉड और प्लेट through which electric current through which electric current enters or leave the electrolytic solution is called electrode. पॉइंट समझ में आया? is called electrode. ओके? तो अब इसके आगे कल बातें करेंगे। इससे रिलेटेड आज आपको क्विज भी आने वाला है और आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी आने वाली हैं, क्योंकि ये पहला चैप्टर, जो चैप्टर उसका पहला लेक्चर है, तो पब्लिक भी होगा। ठीक है? बाकी फिर इसके आगे बात कल करेंगे। कौन से इलेक्ट्रोड्स होते हैं, किसको हम कैथोड बोलेंगे, किसको हम एनोड बोलेंगे, वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इन सारी चीजों को समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सारी वर्चुअल लैब्स यूज करने वाले हैं इसमें। इज दैट क्लियर? So don't go anywhere. Let me take the attendance.